दोस्तों, विनोद भाई अपनी 20 साल पुरानी तकलीफ लेकर मेरे पास आए। फाइलों का ढेर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैडम बहुत सारे न्यूरो फिजिशियन को दिखा लिया है, कई ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, हर जगह घूम चुका हूँ। आप अपने पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे सच बताइए कि आप ठीक कर पाएंगे या नहीं। अब तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि अगर परिवार के साथ कहीं घूमने जाना हो और जल्दी उठूँ तो भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, खाना देर से खाऊं तो भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, धूप में निकलना पड़े तो भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो मैं कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता। विनोद भाई को माइग्रेन था, इसीलिए विनोद भाई ने साफ साफ मुझसे पूछा कि मैडम क्या ये ठीक हो जाएगा। तो मैं मानती हूँ दोस्तों कि विनोद भाई जैसी तकलीफ आप में से कई लोगों को होगी। आज ये वीडियो मैं माइग्रेन वाले पेशेंट को डेडिकेट करती हूँ। माइग्रेन के बारे में पूरी जानकारी, ये किन कारणों से होता है, किन कारणों से ये बढ़ सकता है, इसमें आयुर्वेद क्या मानता है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कितने टाइप होते हैं और क्या करने से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं या इसे मिटा सकते हैं। तो आज का मेरा विषय है माइग्रेन। मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत से। दोस्तों, विनोद भाई ने मुझे पहले ही कह दिया कि मैडम एक भी रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं आता, तो मैं कैसे समझूं कि ये माइग्रेन है और मुझे माइग्रेन है या साधारण सिर दर्द है, मुझे कैसे पता चले। तो हाँ दोस्तों, ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। आम तौर पर साधारण सिर दर्द कभी कभी होता है। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी सिर दर्द का अनुभव न किया हो। हाँ, कभी देर तक जागने से, कभी धूप में जाने से या कभी कभी सिर हल्का दर्द करे और खुद ही ठीक भी हो जाए। अगर न ठीक हो तो कोई एक दो पेन किलर लेनी पड़े और तुरंत ठीक हो जाए, तो ये सामान्य सिर दर्द हुआ। लेकिन माइग्रेन का सिर दर्द कुछ अलग होता है। पहले कभी कभी होता था, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है और जब दर्द होता है तो बहुत भयंकर होता है। व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता, उसे काम करना छोड़ना पड़ता है। यानी वो अपना सब काम छोड़कर बंद कमरे में चला जाता है, अंधेरा करके सो जाता है। कभी कभी तो भारी पेन किलर के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं, फिर भी दर्द नहीं जाता। यानी कि सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन तीनों तीन ही बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे दर्द को नाम दिया गया है माइग्रेन। माइग्रेन यानी सीधी सादी सरल भाषा में कोई भी रीजनेबल रीज़न आपके सिर दर्द का कारण नहीं है। यानी आपका MRI CT स्कैन में कुछ नहीं आता और फिर भी भयंकर सिर दर्द होता है, उसका नाम माइग्रेन है। आयुर्वेद में माइग्रेन को शिरः शूल कहा गया है। शिरः यानी सिर और शूल यानी दर्द। शिर शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य चरक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, प्राणः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमांगमंगानां शिरस्तद अभिधीयते। यानी शरीर में जहाँ प्राण स्वरूप सभी इंद्रियां स्थित हैं, जो पूरे शरीर का श्रेष्ठ अंग है, उस अंग को शिरः कहा गया है। कितनी अद्भुत बात। और बहुत सुंदर बात यह है कि इस सिर में जो दर्द होता है उसे शिराशूल कहा गया है। शिरो रोग शब्देन शिरोगत शूल रूपा रुजा अभिधीयते। यानी सिर में जब पीड़ा, व्यथा, वेदना होती है उसे शिरशूल कहा जाता है। दोस्तों, अब इस शिरशूल यानी माइग्रेन के कारणों के बारे में आचार्य चरक ने विस्तार से बताया है। उसके श्लोक पर एक नज़र डालते हैं और फिर कारणों की विस्तार से चर्चा करते हैं। संधारणात् दिवा स्वप्नात् रात्रौ जागरणात् मदात् उच्चैर भाष्यात् दवश्यायात् प्राग्वाताद्दति मैथुनात्। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, गंधाद असात्म्यदाघातात् द्रजो धूम हिमातपात् गुर्वम्ल हरितादानात् अति शीतांबु सेवनात्। ये सब कारणों से आखिरी पंक्ति में कहा गया है कि वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्त्रं च दुष्यति ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणाः। इस श्लोक का पहला शब्द है संधारणात्, यानी किसी भी प्रकार के वेगों को रोकना। आयुर्वेद के महर्षियों ने कहा है कि मल, मूत्र, छींक, उबासी, खांसी, डकार, इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए।
ऐसे वेगों को रोकने से भी इस तरह के भयंकर सिरदर्द जैसे रोग होते हैं। तो सबसे पहला कारण वेगों को न रोकना। फिर दूसरी पंक्ति है दिवा स्वप्न, यानी दोपहर में सोना, और रात्रो जागरण, यानी रात को जागना। इस असंतुलन से ज्यादातर ऐसे सिरदर्द होने की संभावना होती है। उच्चार भाष्य, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना, बहुत चिल्लाना, इसके अलावा मद्यपान या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना, इसके अलावा धूल, धुआं, प्रदूषण जैसे वातावरण में ज़्यादा रहना, या अति शीतांबु यानी बहुत ज़्यादा ठंडे पानी या ठंडी हवा का सेवन करना, तो भी ऐसे सिरदर्द की संभावना बढ़ जाती है। भोजन में भारी पचने वाला, तैलीय या खट्टा भोजन ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो भी ऐसे सिरदर्द का कारण बनता है। तो ये सब कारण मिलकर वात आदि दोषों को प्रकोपित करते हैं, जो सिर में जाकर शिरहशूल उत्पन्न करते हैं, ऐसा चरक आचार्य कहते हैं। दोस्तों, चरक आचार्य ने शिरहशूल के 5 प्रकार बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, यानी जब सारे दोष मिलते हैं उसे सन्निपात कहा जाता है। और 5वां कृमिज, यानी किसी कीट या कृमि के कारण होने वाला। जबकि आचार्य सुश्रुत ने शिरहशूल के 11 प्रकार बताए हैं, जिसमें अर्धावभेदक या सूर्यावर्त का भी समावेश होता है। अर्धावभेदक यानी सिर का आधा हिस्सा जिसमें दर्द होता है, जो माइग्रेन से तुलना की जा सकती है। और सूर्यावर्त जो सूरज के उगने के साथ शुरू होता है और सूरज ढलने के साथ खत्म हो जाता है, उसे सूर्यावर्त कहा गया है। मित्रों, अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करें। जब सिरदर्द वाला व्यक्ति हमारे पास आता है तब हम तो वैद्य कहलाते हैं, इसलिए हमारी दुनिया वायु, पित्त और कफ, इन 3 ही फैक्टर पर चलती है। हम व्यक्ति की नाड़ी देखते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका पेट देखते हैं। इन सबको देखकर हम यह तय करते हैं कि उनकी विशेष प्रकृति कौन सी है, और उसी के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि यह सिरदर्द शरीर में किस दोष की बढ़ने या घटने के कारण हो रहा है। आचार्य चरक ने स्पेसिफिकेशन के साथ कह दिया है कि आप खुद ही पहचान सकते हैं कि आपका सिरदर्द वायु बढ़ने से है, पित्त बढ़ने से है या कफ बढ़ने से है। चलो इसकी अच्छी सी समझ प्राप्त करें। अगर वायु के कारण शिरहशूल होता है तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? माथे में सुई चुभने जैसी वेदना होती है, गर्दन के पीछे के हिस्से में जैसे कोई चीरा लगा रहा हो ऐसी पीड़ा महसूस होती है, गर्दन का पिछला भाग जकड़ जाता है, आंखों में किसी ने खींच लिया हो ऐसी फीलिंग आती है। इसके अलावा पूरा सिर अंदर से घूम रहा हो ऐसा महसूस होता है, और सिर के अंदर के सभी जोड़ जैसे कोई अलग कर रहा हो ऐसी अनुभूति होती है। कानों में इतना जोरदार आवाज आता है कि बाहर की कोई ध्वनि हम ग्रहण नहीं कर पाते, और सिर के भीतर मौजूद धमनी और शिराओं में जैसे स्पंदन हो रहा हो ऐसी अनुभूति होती है। तो ये स्पेसिफिकली वायु के कारण होने वाला सिरदर्द है। प्रैक्टिकली दोस्तों देखें तो जब माइग्रेन का अटैक आता है तो थ्रॉबिंग पेन होता है, पल्सेटाइल पेन होता है, अंदर से जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो ऐसी अनुभूति होती है। तो इस दर्द को वातिक शिरशूल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। यही दर्द जब पित्त के कारण बढ़ जाता है तो उसमें जलन दिखाई देती है, अंदर भी जैसे एसिडिटी बढ़ गई हो ऐसी फीलिंग आती है। इसके अलावा आंखों में जलन होती है, व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है, अंदर से इरिटेशन होता है, बेचैनी होती है, और जैसे चक्कर आ रहे हो ऐसी अनुभूति होती है। साथ ही पसीना भी बढ़ जाता है। तो ये सभी लक्षण पैक्तिक शिरशूल के लक्षण माने जा सकते हैं। कफ के कारण जब सिर में दर्द होता है तो शरीर में आलस महसूस होता है, तंद्रा आती है, नींद जैसी अनुभूति होती है, सुस्ती लगती है, काम करने की जो ऊर्जा होनी चाहिए वह नहीं रहती, सिर भारी भारी लगता है, और सिर दर्द की वजह से किसी भी काम में हम कंसंट्रेटेड नहीं रह पाते। जनरली कफ वाले सिर दर्द में जब हम एसी में बैठते हैं, ठंडक में रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, और ठंड में ये दर्द जैसे बढ़ जाता हो ऐसी अनुभूति होती है, अरुचि होती है, यानी भोजन खाने की इच्छा नहीं रहती। मित्रों, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से माइग्रेन का अटैक कैसा होता है इसकी थोड़ी सी विस्तृत जानकारी लें। जनरली पल्सेटाइल और थ्रॉबिंग हेडेक होता है, एक पूरा हिस्सा पकड़ में आ जाता है, गर्दन और पीछे के स्नायु में भी जैसे जकड़न हो ऐसा महसूस होता है, इरिटेशन होता है, बहुत गुस्सा आता है,
बेचैनी महसूस होती है, अंदर से बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। अक्सर नॉजिएटिव फीलिंग यानी उल्टी जैसी लगती है। कई बार वॉमिट भी हो जाता है और वॉमिट होने के बाद थोड़ी राहत महसूस होती है। प्रकाश और आवाज़ बिल्कुल सहन नहीं होते। ऐसा लगता है कि बस मैं अकेला कमरे में चला जाऊं, अकेला सो जाऊं, अंधेरा कर लूं और सिर ढककर बस आराम से लेट जाऊं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से माइग्रेन के कुछ लक्षण हैं, लेकिन माइग्रेन होने के बेसिकली 4 स्टेज होते हैं। ये चारों स्टेज ऐसे होते हैं कि एक के बाद एक स्टेज आता है और पूरा माइग्रेन अटैक होता हुआ दिखाई देता है। इन चारों स्टेजों में पहला स्टेज होता है प्रोड्रोम फेज या प्रोड्रोम स्टेज, यानी अब आपको पता चल जाता है कि धीरे धीरे माइग्रेन अटैक आने वाला है। ये उसकी शुरुआती अवस्था है। शुरुआती अवस्था में अंदर से अच्छा महसूस नहीं होता, सुस्ती लगती है, आलस आता है, बेचैनी होती है, बिना काम के थकान महसूस होती है। इसके अलावा काम में फोकस नहीं कर पाते और बार बार उबासी आती है। बस इसे आपको मान लेना चाहिए कि अब मेरे माइग्रेन अटैक की शुरुआत हो गई है। इसके बाद दूसरा स्टेज जो आता है, दूसरे स्टेज का नाम है ऑरा फेज। इस स्टेज में जैसे आंखों के सामने गोल गोल आकृति दिखती हो, ऐसी फीलिंग होती है। बेचैनी और घबराहट थोड़ी बढ़ जाती है और कानों में कुछ कुछ आवाज आने जैसी अनुभूति होती है। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है, ये है अटैक फेज, यानी अब ओरिजिनल माइग्रेन अटैक शुरू होता है। इस फेज के दौरान धीरे धीरे सिरदर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़कर सीवियर होने की संभावना रहती है। इसीलिए व्यक्ति को अपना काम छोड़ देना पड़ता है। सब कुछ रोककर उसे अपने सिरदर्द पर ही फोकस करना पड़ता है। वह कोई भी प्रयास करता है कि किसी भी तरह मैं इस हेडेक को सबसाइड कर सकूं। और अब आता है आखिरी स्टेज, जिसका नाम है पोस्ट्रोम या फिर रेजोल्यूशन स्टेज, जिसे हम विश्रामावस्था के रूप में पहचानते हैं। इस स्टेज के दौरान सिर दर्द ज्यादातर कम हो चुका होता है, लेकिन व्यक्ति को अरुचि लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती, आलस और सुस्ती महसूस होती है, काम करने की कैपेसिटी नहीं रहती और बहुत थकान महसूस होती है। तो ये चारों स्टेज मिलकर माइग्रेन अटैक को पूरा करते हैं। मित्रों, हमने माइग्रेन शिरोशूल की डिटेल में जानकारी ले ली। अब मूल बात पे आते हैं। हमें तो पहले से पता है कि हमें माइग्रेन है विनोद भाई की तरह, लेकिन अब हम करें क्या? अब इसमें आपकी तरफ से कितना सॉल्यूशंस की उम्मीद कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं ऐसा मानती हूँ कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है आपके खाने पीने की देखभाल, दूसरा है दवा और तीसरा है पंचकर्म। मैं मानती हूँ कि अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि मुझे किस कारण से माइग्रेन होता है और वही कारण अवॉइड कर ले, तो ज़्यादातर मामलों में माइग्रेन होने की संभावना को हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, निदान परिवर्जनम, यानी कारण ही हटाना। मेरी खास रिक्वेस्ट है कि जिन्हें बार बार माइग्रेन के अटैक आते हैं, वे 2-3 बातों का खास ध्यान रखें। जहाँ तक पॉसिबल हो, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे खाना, सोना, उठना, इनका समय डिस्टर्ब न हो। जिस चीज़ से आपको ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, उदाहरण के तौर पर मैंने वायु, पित्त और कफ तीनों को डिफ्रेंशिएट किया। हमें पता है वायु में जनरली दाने वाली सब्जियां मना की जाती हैं। पित्त में खट्टा, तीखा, खारा, चटपटा और मसालेदार चीजें मना किया जाता है और कफ में चीज, पनीर, मैदा, भारी चीजें यानी जो पचने में भारी हैं, उन्हें मना किया जाता है। तो जिस कारण से आपको माइग्रेन होता है, जहाँ तक हो सके उन कारणों को अवॉइड करें, उनका भोजन में उपयोग कम करें, तो भी आपके ठीक रहने की संभावना बढ़ जाएगी। माइग्रेन में एक ही चीज़ है कि अगर आपकी एलोपैथी दवा चल रही है तो उन दवाओं के साथ आप आयुर्वेदिक दवाएं शुरू करें और माइग्रेन की सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में फ़र्क कर सकते हैं। सीवियरिटी यानी पहले जितना ज़्यादा दर्द होता था, अब शायद उतना ज़्यादा नहीं होगा। ड्यूरेशन, पहले जितने घंटे दर्द रहता था, अब उतने घंटे नहीं रहेगा। और फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए पहले 15 दिनों में 3 बार दर्द होता था, तो अब हो सकता है महीने में 3 बार हो। तो इस तरह आप धीरे धीरे माइग्रेन में फ़र्क कर सकते हैं। माइग्रेन वाले मरीजों को
जीवन में हमेशा अपनाने लायक यदि कोई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो वह है प्राणायाम और नस्य। रोजमर्रा के जीवन में हमें स्ट्रेस तो रहना ही है, परिस्थितियां हम बदल नहीं सकते। तो ऐसे में यदि हम 20 से 25 मिनट अनुलोम विलोम, ओमकार, भ्रामरी प्राणायाम करने की आदत डाल लें तो वह तनाव हमारे मस्तिष्क पर असर नहीं करेगा। इसलिए प्राणायाम करना आवश्यक है। नस्य यानी नाक में दवा वाले या बिना दवा के घी या तेल के किसी भी प्रकार के कुछ बूंदें डालना। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है, उद्वा मूलम मदः शाखम वृषयम पुरुषम विदुः मूलः प्रहारिणः तस्मात् रोगान शीघ्रतरम जये। यानी शरीर की कल्पना की जाए तो ऊपर की ओर यह जड़ है और नीचे की ओर पेड़ है। जैसे पौधे को पानी दिया जाए तो पेड़ बढ़ना ही है, उसी तरह यदि सिर की रक्षा की जाए तो पूरे शरीर की रक्षा होती है। ऐसी सुंदर बात आचार्य ने कही है। तो नाक में किसी भी प्रकार के स्नेह द्रव्य का सिंचन किया जाए तो वह सिर को तृप्त करता है और पूरे शरीर को अच्छा रखता है। इसके लिए यदि आप चाहें तो नस्य का मेरा डिटेल वीडियो विस्तार से देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि नाक में डाले गए ये बूंद कितने अद्भुत परिणाम देती हैं। अभी हाल ही में एक मरीज ने मुझसे पूछा, बहन अब तो मेरा माइग्रेन ठीक है, आपने दवाएं भी बंद कर दी हैं, तो ये नाक में बूंद कब तक डालने हैं? तो मैंने सामने प्रश्न किया, भाई आप ब्रश कब तक करेंगे? उन्होंने कहा, मैडम ये तो जीवन भर करना ही पड़ता है। मैंने कहा, बस आपकी सारी दवाएं बंद हैं और अगर जीवन भर आपको नाक में बूंद डालनी पड़े तो इसमें समस्या ही क्या है? यानी मैं ऐसा मानती हूँ कि दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करने से अगर रोग आना रोका जा सके तो ये उत्तम बात है। इसे अवश्य अपनाना चाहिए। यहाँ हमने पहला स्टेज आहार विहार और देखभाल वाला स्टेज पूरा कर लिया है। दूसरी बात है दवा की। आयुर्वेद में बहुत सुंदर दवाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, तगर, जटामासी, वचा, इसके अलावा ब्राह्मीवटी, सुवर्ण ब्राह्मीवटी, शिरहशूलादि वज्ररस, पथ्यादि क्वाथ, ये सभी दवाएं ऐसी हैं कि माइग्रेन के लिए अत्यंत प्रभावी साबित हो सकती हैं। लेकिन ये दवाएं उचित वैद्यकीय निरीक्षण में ही लेनी चाहिए। अब आप अपनी दिनचर्या का पालन भी कर रहे हैं, दवाएं भी ले रहे हैं, फिर भी अगर माइग्रेन में 2 से 3 महीनों में जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं होता तो उसका ब्रह्मास्त्र है पंचकर्म। पंचकर्म में स्पेसिफिकली शिरोधारा और नस्य, ये दोनों चीजें इतनी अद्भुत परिणामदायक हैं कि अगर सही तरीके से करवाई जाए तो हम माइग्रेन से परमानेंट रूप से मुक्त हो सकते हैं। ये सारी जानकारी देने के बाद विनोद भाई ने मुझसे पूछा कि बहन क्या यह एक बार इलाज करा लेने के बाद फिर जीवन भर नहीं होगा? तो मैंने जवाब दिया, विनोद भाई मैं आपको एक बार ठीक कर दूं, उसके बाद मैं सारी दवाएं भी बंद कर दूं, लेकिन फिर आप अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या का कितना पालन करते हैं, आप कितनी चीजों का ध्यान रखते हैं, इस पर निर्भर करता है कि माइग्रेन अटैक वापस आएगा या नहीं। तो दोस्तों अगर इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारी से हम आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सरलता से बाहर आ सकते हैं। माइग्रेन के दर्द में अगर अटैक थोड़ा सा शुरू हुआ हो तो वायु और कफ वाले व्यक्तियों को सूंठ का लेप करना चाहिए। सूंठ को हल्के गर्म पानी में गर्म करें, हल्का मोटा लेप जैसा बन जाए तो इसे माथे और आसपास लगा सकते हैं। लेप सूख जाने के बाद 1-2 घंटे में लेप हटा सकते हैं। इसी तरह पित्त के कारण होने वाले दर्द में ऐसे व्यक्ति चंदन को गुलाब जल या सादा पानी में भिगोकर सादा लेप कर सकते हैं। इस लेप से भी दर्द में तुरंत राहत मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, दर्द बढ़ जाने के बाद लेप न करें, सिर्फ दर्द हल्का सा शुरू होने पर ही लेप करें, तभी यह निश्चित रूप से असरदार साबित होगा। आचार्य ने शास्त्र में एक सुंदर और प्रभावशाली इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला योग बताया है। कुंकुमम द्रुत संयुक्तम नस्यम च अर्धशिरोव्यथा नाशयते क्षणादेव। यानी कुमकुम यानी केसर। आपको पता होगा कि कई ब्यूटिशियन कुमकुम आधारित तेल इस्तेमाल करते हैं जो आयुर्वेद में बहुत फेमस है। तो हमें ये समझना चाहिए कि केसर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत, प्रभावशाली और गुणकारी दवा भी है। केसर की 1 या 2 कलियां लेकर उन्हें अच्छी तरह पीसें,
फिर उन्हें घी में मिलाएं और वह केसर वाला घी अगर नाक में डाला जाए तो तुरंत ही माइग्रेन का अटैक रोका जा सकता है। कम से कम 2 बूंदें डाल सकते हैं और अगर आपको ठीक लगे तो 6 से 7 बूंदें नाक में डाल सकते हैं। आचार्य ने इतनी सुंदर बात कही है। तो दोस्तों, मैं आशा रखती हूँ कि आज की ये माइग्रेन की जानकारी आपको निश्चित रूप से उपयोगी लगी होगी। आपके फ्रेंड सर्कल में यदि किसी को भी माइग्रेन हो तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। हम निश्चित रूप से उन्हें भयंकर पीड़ा से बाहर ला सकते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, उन्हें अवश्य अमल में लाएं। और यदि आप दूर रहते हैं या भारत के बाहर रहते हैं तो भी हमारी ऑनलाइन टीम आपसे जुड़ सकती है और आपको उचित मार्गदर्शन दे सकती है। इसीलिए हम माइग्रेन से निश्चित रूप से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।